तो अब तक के सफर में हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक की ओर, जहां कावरी धुनों को गुनगुनाते हुए अपने घर में घूम रही थी। पर तभी वो अचानक अपने मुंह के बल गिर पड़ती है। जो महसूस कर पाती उसके पैर काम नहीं कर रहे, और उसके पास जो म्यूजिक नोट की बुक थी उसके ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरती है, जो खून उसके सर से बह रहा था। जिस सबके कुछ देर बाद ही कावरी बेहोश होकर वहां गिर जाती है, और वो अगले दिन खुद को हॉस्पिटल में पाती है। खैर, उस सब के अलावा हम बढ़ते कहानी के दूसरे हिस्से में, जहाँ कोजे एक टीचर के तौर पर अपनी स्टूडेंट को कुछ चीजें सिखाता है। जहाँ उसकी स्टूडेंट उसे कहती है अपने कोई भी ओपिनियन मत रोकना, सब कुछ साफ साफ बताना। और कोजे पूरा खुल के सब कुछ और सारी कमियां बताना शुरू करता है उसकी। जहाँ उसका बायां हाथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बना पाता, जिस पर कोजे उसे कलाइयों का इस्तेमाल करने की सलाह देता है। पर जिस पे हिरोको का सजेशन ये भी होता है कि वो पैडल को अलग तरह से इस्तेमाल कर सकती है। पर वो उस पर डिसएग्री करती है, क्योंकि उसके लिए धुनें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और अगर वो ऐसा करेगी तो वो जीत नहीं पाएगी। कोई बेवकूफ़ी होगा जो दोनों को इग्नोर करके जीत को पीछे छोड़ देगा। पर जहाँ कोजे के दिमाग में कावरी की बातें गूंजती है कि संगीत ऐसा बजाओ कि उसमें तुम्हारी सादगी दिखे, जहाँ एक ऐसा परफॉर्मेंस दो जो तुम्हारे अंदर की सारी कला को सामने लाकर रख दे। और जिस पर कोजे कहना शुरू करता है कि धुनें धुनें एब्सोल्यूट नहीं है, उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। वो धुनें इंसानों के अंदर के कमाल के जज्बातों को दिखाने के लिए, और इसके साथ तुम अपने जज्बातों को दूसरों तक पहुंचा सको, जो बातें उसको समझ नहीं आती। और उसे कोजे की बातें काफी हद तक बकवास लगती है। खैर, जहाँ कहानी में आगे कोजे स्कूल से निकलता हुआ समय देखता है, जहाँ उसके हाथ में भी काफी टाइम है उसके पियानो लेसन से, तो क्या उसे कावरी से मिलने जाना चाहिए। जो वहां जाने के बारे में सोचते हुए ये भी याद कर पाता है कि उसे लास्ट टाइम उसने कुछ कैनोले लेकर आने के लिए कहा था। और जहाँ वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी आगे उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर, जो अपनी उंगलियों पर ड्रैगन फ्लाई बैठाने की कोशिश कर रही है। और ये होती है कावरी। जहाँ हर बार जब भी कोजे कावरी से मिलने का मन बनाता है, वो उसके सामने मौजूद होती है। जो फिर कोजे को देखकर सोचती है, कौन हो तुम? क्योंकि वो काफ़ी समय से उससे नहीं मिली, वो कभी भी उससे मिलने नहीं आया हॉस्पिटल में। जहाँ वो जो प्रिटेंड करती है कोजे को नहीं पहचान पाई वो, और वो वहाँ वातारी का इंतज़ार कर रही है। जहाँ कोजे बताता है कि वातारी अब भी स्कूल में है। और वो उस तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कावरी उसको वहीं रोक लेती है, जो फिर कहती है मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक एंजल हूँ। तुम मुझसे हॉस्पिटल में मिलने नहीं आए, मैं उसे बुला सकती हूँ, बस तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो अब तुम वो बता रही के सब्स्टिट्यूट, पर जिसके इस प्यारी सी बातों के साथ ही उसके अंदर का शैतान जाग उठता है, जो फिर बढ़ती है शॉपिंग की ओर, और सेल से मिल रहे सामान पर टूट पड़ती है। और उसके ये सारे शॉपिंग बैग पकड़ने का जिम्मा होता है कोजे के ऊपर, जिसकी खैर वैसे पियानो क्लास भी है। पर कावरी को सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत सारी रैंडम चीजें खरीदती रहती है, और साथ ही वो मदद करती है एक बच्ची की भी, जो खो गई है। और उस बच्ची को उसके पेरेंट्स से मिलवाने के बाद वो ये कहते हुए खुश होती है कि हमने एक जरूरतमंद की मदद की, बजाय कोजे की ओर देखे हुए, जो उसका सारा सामान ढोए हुए वहाँ खड़ा है, जो उसको झूठा कहता है। खैर, जहाँ आगे कावरी उस बच्चे की मॉम के बारे में बात करती है कि क्या वो रो रही थी जब वो अपने बच्चे को वापस लेने आई थी, जिस पर कोजे कहता है हाँ, वो उसकी मॉम है, उसे चिंता हो रही होगी। और फिर वो आगे कहती है पर तुम्हें अपने पेरेंट्स को नहीं रुलाना चाहिए, और बताती है कि जब उसने छोटी बच्ची का हाथ पकड़ा तो उसने कावरी का हाथ काफी जोर से दबाया, जो शायद उसे नहीं छोड़ना चाहती थी, ताकि वो दोबारा फिर से अकेली ना पड़ जाए। और उस सब के बाद कोजे उसे उसका ड्रिंक देता है, और वो ड्रिंक उसके हाथ से नीचे गिर जाती है, जिसे उठाते हुए कोजे ध्यान दे पाता है कि कावरी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है। मतलब उस दिन वो कावरी को देखकर बेकार में ही चिंता कर रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। पर साथ ही उसका ध्यान इस बात पे भी जाता है कि उसका स्कूल बैग उसके साथ नहीं होता, जो शायद वो कहीं भूल गई है, जिसे लेने उन्हें जाना पड़ेगा। और वैसे कोजे अपने पियानो क्लासेस के दौरान नहीं पहुंच पाता, जिस बारे में उसने पहले ही हिरोको को बता दिया था। जहां उसके स्टूडेंट उसके ना आने से नाराज होती है, पर हिरोको उसकी नाराजगी को दरकिनार करते हुए कोजे को ही सपोर्ट करती है, जिसका वो देखते हुए सवाल होता है कि आखिर फिर उसने उसे स्टूडेंट के तौर पर क्यों चुना। जिस पर हिरोको कहती है कि वो कोजे को बस और दुख में नहीं देखना चाहती थी, वो पहले ही काफी दुख झेल चुका है। अब वो चाहती है कि कोजे कोजे बस एक हैप्पी पियानिस्ट बने, जो अपने कुछ खुशी के पल बहुत सारा सामान ढोते हुए कावरी के साथ बिताता है, जो दोनों इस वक्त कावरी का बैग ढूंढते हुए स्कूल में घूम रहे हैं। और फिर वो पहुंचते हैं कावरी के क्लास में, और उसी क्लास में उसका बैग नहीं होता, जिसके कानों के पास जाके कोसे कहता है तुमने मुझसे झूठ कहा, जो फिर घबराते हुए कहती है मेरा स्कूल बैग यहाँ नहीं है। पर कोसे ऑब्जर्व करता है कि दोपहर के समय जब वो उससे मिली थी, तब भी उसके पास उसका बैग नहीं था। तो क्या वो सच में स्कूल आई भी थी या नहीं, जो वो कावरी से पूछता है, जो फिर बताती है कि हॉस्पिटल वालों ने उसे आज के दिन ही
बाहर घूमने की इजाज़त दी है और वो बस स्कूल आना चाहती थी, जहाँ उसका दिमाग अभी भी सही से काम नहीं कर रहा। उसे शायद याद नहीं कि उसका बैग कहाँ रह गया, जिसके लिए वो माफ़ी मांगती है। पर कोजे कहता है माफ़ी शायद उसे मांगनी चाहिए, क्योंकि उसे इस वक्त वातारी के साथ होना चाहिए था, ना कि उसके सब्स्टिट्यूट के साथ। मतलब ये इसका एक लौता दिन था जिस एक दिन के लिए वो हॉस्पिटल से बाहर आ पाई थी। पर खैर जहाँ आगे कावरी कहना शुरू करती है कि क्या तुम भूल जाओगे उस लड़की को जिसके साथ तुम स्कूल के ग्राउंड पर घूमे थे, एक लड़की जिसने तुम्हारी मदद की, एक खोई हुई बच्ची को बचाने में, एक लड़की जो चोरी चुपके हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और बाहर आकर तुम्हारा इंतजार करती है। क्या तुम उसके बारे में भूल जाओगे? जिसे तभी अचानक से कावरी की कही बात याद आती है, मैं ऐसा परफॉर्म करूंगी कि मैं उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहूंगी। जो भी लोग यहाँ मौजूद है वो हमें कभी नहीं भूल पाएंगे, और साथ ही वो भी ये सब कभी नहीं भूलेगी। और जो सब याद करता हुआ कोजे कावरी की बात सुनकर उसका जवाब देता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। और जो सब सुन कावरी खुश होती है कि वो यहाँ है। पर तभी कावरी का शरीर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, जिसे संभालता हुआ कोजे उसे साइकिल पर बैठाकर आगे बढ़ता है। पर कावरी के दो लोगों के एक ही साइकिल पर बैठने का आइडिया थोड़ा अजीब लगता है, पर अभी इस समय उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो वहीं आगे कावरी उसके आज के लेसन को मिस करवाने को लेकर उससे माफ़ी मांगती है। पर कोजे जानता है हीरो को उसे माफ़ कर देगी। और जहाँ आगे कावरी कहना शुरू करती है, आज का दिन बेमतलब नहीं था, ये सच में काफ़ी कमाल का था। ये इतना कमाल का था कि मैं चाहती थी कि समय रुक जाता। जो कोजे का इस सबके लिए शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि वो उसके साथ शॉपिंग पर गया और उन दोनों ने रात भर स्कूल एक्सप्लोर किया। और फिर एक लड़का जो मुझे मेरे घर तक राइड दे रहा है, जिस सब दौरान आसमान के सितारे हमारी और रोशनी बिखेर रहे हैं। और वो सब सुन कोजे सोचता है कि क्या मौसम में अब ठंड बढ़ गई है, क्योंकि वो अपने और कावरी की बातों के बीच में एक सुकून देने वाली गर्माहट महसूस कर पा रहा है। और जो सभी बातें उसके और कावरी की नजदीकियों को आज और भी ज्यादा करीब दिखा रहा है। जो सोचता है कि क्या मैं सच में वातारे का सब्स्टिट्यूट हूँ, या कुछ और, या हम दोनों ही ऐसे कैसे रह सके हमेशा के लिए। जो सब सोचता हुआ कोजे साइकिलिंग करता जाता है और वहीं पीछे बैठे कावरी की आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं, जो कोजे के जैकेट को पीछे से और कस के पकड़ लेती है। जहाँ कोजे सिर्फ ये सोचता है कि मैं इसके आंसू के पीछे की वजह नहीं पूछ सकता। खैर उस सब के अलावा कोजे अपने पियानो लेसन की ओर बढ़ता है, जहाँ वो अपने स्टूडेंट की कई सारी कमियां और निकालता है, जिससे उसकी स्टूडेंट अंदर ही अंदर उस पर काफी गुस्सा होती है, और जो कोजे से और भी ज्यादा नफरत करती है। और जो आगे भी अपने स्कूल फेस्टिवल के दौरान कोजे से बदला लेने का तरीका सोचती है। खैर जो अपने स्कूल के कॉन्सर्ट के बारे में और भी जान पाती है और उम्मीद करती है कि वो इसमें कमाल करेगी। और दोबारा उसके लेसन्स के दौरान उसे कई सारी डांट सुननी पड़ती है कोजे की, जो उस सबसे परेशान होकर वहां से भाग जाती है। और अब उसके पीछे भी कोजे को जाना पड़ेगा, जैसा उसे हीरो को करने के लिए कहती है। जो वैसे टेम्पल के पास पहुंचती है और वहां की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है और कोजे के बजाने के तरीके के बारे में सोचती है, जो वो फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि उसके हाथ छोटे हैं। और उसके कुछ समय बाद कोजे भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो मुंह बना लेती है। पर कोजे उसके लिए लेकर आता है स्वीट पोटैटो, जिससे आखिर वो मान जाती है। जिससे कोजे पूछता है तुम यहाँ अक्सर आया करती हो, और वो बताना शुरू करती है अपने हीरो के बारे में, जिसके साथ वो यहाँ खेलने आया करती थी। और पियानो बजाना सीखना भी उसने उसे फॉलो करते हुए शुरू किया था। पर उसका वो हीरो किसी और को ही फॉलो कर रहा है, जिस सबसे बेचारी अपने आप को खोया हुआ और कंफ्यूज पाती है। और जहाँ वो चाहती है कि उसका हीरो उसे नोटिस करे, और जैसा करने के लिए वो अपने पियानो बजाने की स्किल्स पर और काम करना चाहती है। पर वो ये भी समझ नहीं पाती कि वो ये सब उसे क्यों बता रही है, जिससे वो नफरत करती है। पर वो आगे ये भी जान पाती है कि उसकी पियानो की जर्नी को पूरा करने के लिए उसे किसी और की मदद जरूर लगेगी। और उस सब के बाद दोनों वो खेलना शुरू करते हैं और बहुत सारी बातें और शुरू होती है, जिस पर वो कोजे से पूछती है आप किसी को पसंद करते हो? और कोजे कहता है नहीं ऐसा नहीं है। पर वो पढ़ सकती है कोजे का चेहरा, जिस पर साफ साफ लिखा है कि वो किसी को पसंद करता है। और जिसे कोजे क्लेरिफाई करता है कि हाँ ये सच है, पर ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि वो लड़की जिसे वो पसंद करता है वो उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड है। और अब कोजे को दोस्ती या प्यार में से कोई एक चुनना पड़ेगा। जो समझ पाती कि कोजे एक कश्मकश में फंसा हुआ है। जहाँ वो आगे कोजे से पूछती है कि वो लड़की कैसी है, जिसके बारे में बताते हुए कोजे कहता है वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, वो कभी रोती है तो कभी हंसती है। और उस सब दौरान हम देख पाते हैं कावरी को एग्जामिन होते हुए। पर कोजे कावरी के बारे में आगे बताना शुरू करता है। वो हर बार ना जाने अपना कौन सा रूप दिखाए, ये समझना काफी मुश्किल हो जाता है। और बस उसके होने भर से ही बेरंग दुनिया में भी रंग भर जाता है।
पर कावरी की असल दुनिया में ऐसा कुछ होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं देता। खैर, कहानी में आगे कोजे कावरी से मिलने पहुंचता है, जो उसकी बताई मिठाई उसके लिए नहीं ला पाया और वो उस पर काफी नाराज होती है। पर वातारे उसके लिए कुछ मिठाइयाँ लाया है। पर तभी वहाँ सुबाकी की दोस्त बताती है कि कोजे कुछ भी भूला नहीं है, वो अभी बस बिजी है क्योंकि वो एक फर्स्ट ईयर की लड़की को पियानो बजाना सिखा रहा है। जहाँ उस लड़की के बारे में सुन के वातारी एक्साइटेड हो जाता है, पर सुबाकी और कावरी नाराज होते हैं। पर कोजे बताता है कि उसने अपनी मर्जी से ये सब नहीं किया, उसे हिरोको ने ऐसा करने के लिए कहा है। और उस सब दौरान उसके हाथ पर एक लिपस्टिक का निशान दिखता है और फिर जिस सबको देखते हुए उसे मार पड़ती है सुबाकी से। और कावरी उस पर सच में नाराज होती है, जो कहती है कि तुम्हें इस समय किसी को सिखाने में वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर कोजे बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए हिरोको ने कहा है। पर कावरी उस सबको बहाना मानती है, उसे कोई बहाना नहीं देना चाहिए, उसे और मेहनत करनी पड़ेगी आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए। उसे अभी लड़कियों के पीछे नहीं भागना, उसके पास जितना समय है उतना कम है, उसे और प्रैक्टिस करनी चाहिए, बाकी लोग और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पर कोजे भी सबसे नाराज होकर कहता है कि वो उसको सिखाने के बाद घर जाकर रात भर प्रैक्टिस करता है। पर कावरी के हिसाब से वो सब समय काफी नहीं है, वो उस लड़के को पियानो सिखाकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। बाकी सभी काफी मेहनत कर रहे होंगे, क्या उसे कोई प्रेशर महसूस नहीं होता? पर वो बताते कि प्रैक्टिस कर रहा है। पर कावरी से नाराज होती है कि दिसंबर में कंपटीशन है, तुम्हें जितना समय मिले उतना कम होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब। और तभी उसकी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं और फिर अपने जज्बात छुपाते हुए कहती है, अचानक से सारी बातें मेरे दिमाग पर असर कर गई, इसलिए मेरे आंसू निकल गए। जिससे वहां मौजूद हर एक शख्स चुपचाप कावरी को देखता है, जो रोते हुए उनसे माफी मांगती है। और कहानी के दूसरे हिस्से में हम जान पाते हैं कि कोजे के हाथ में बना हुआ निशान किसकी कारस्तानी थी, जो खैर वैसे तो कोजे से नफरत करती है, पर साथ ही ये भी महसूस कर पाती है कि वो दोनों काफी हद तक एक जैसे ही हैं। वो किसी ऐसे का पीछा कर रहे हैं जो उनकी पहुंच से काफी दूर है, और जो वैसे यहाँ पर ट्राई कर रही है आरिमा कोजे को डिस्ट्रॉय करने की, और जो ये सब चुपके चुपके अपने भाई के लिए कर रही है, जो कोजे का कॉम्पिटिटर है। और उसे सबसे उम्मीद है कि उसका भाई खुश होगा और वो इस सब से कोजे को डिस्ट्रॉय कर देगी। खैर, कहानी के दूसरे हिस्से में कोजे हॉस्पिटल में कावरे के साथ रुका होता है, जो काफी नरम आवाज में उससे पूछती है कि क्या तुम वो लेकर आए हो? पर कोजे कहता है कि वो भूल गया और वो माफी मांगता है। खैर, जहाँ कावरी समझ पाती है कि उसे उसकी चिंता हो रही है, और वो ये भी मानती है कि वो अब तक काफी अजीब व्यवहार कर रही थी, जिस सबको देख कोजे अपनी मॉम को याद करते हुए सोचता है, ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। वो भी हर बार मुस्कुराती थी, पर छोटी सी छोटी बात को लेकर वो काफी गुस्सा होती थी। काफी गम से भरे आंसुओं के बाद भी उनकी एक नरम आवाज सुनने को मिलती थी, जहां वो उस शख्स के बारे में सोच रहा है जो उसके काफी करीब हुआ करती थी। पर कावरी कावरी के साथ ऐसा कुछ नहीं है ना, जो उसकी ओर देखकर उसमें कहीं ना कहीं अपनी मॉम की झलक देखता है और डरता है। जहाँ खैर आगे कावरी उसकी ओर देखते हुए कहती है, तुम काफी अजीब हो, तुम यहाँ हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आए और तुमने एक शब्द तक नहीं कहा। और आगे वो कहती है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिर ये सब कैसे खत्म होगा? जो सुन कोजे हैरान हो जाता है, पर तभी कावरी कहती है, मैं मजाक कर रही थी, मुझे बस लगा कि मुझे ये कहना चाहिए। और आगे कहना शुरू करती है, तुम जानते हो। पर उन दोनों की बातों के बारे में और जानने से पहले हम बढ़ते हैं कहानी में आगे। कोजे के स्कूल में जो अपने डेस्क पर हेड डाउन करके बैठा होता है, जिसके दिमाग में कावरी की पुरानी बातें चलती है, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? और तभी वहाँ सुबाकी भी आती है, जो कोजे से पूछती है, कोजे क्या तुम बीमार हो? और उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है, पर कोजे कोई भी रिएक्शन नहीं देता। जिसके बाद आगे सुबाकी कहती है, चलो हम सब मिलने चलते हैं काओ चैन से, काफी टाइम हो गया हम सब साथ जाके उससे कभी मिले नहीं। जिस पर वातारी भी एक्साइटेड हो जाता है, पर कोजे कहता है, मैं नहीं जानना चाहता, तुम लोग जा सकते हो। और उसके बाद सुबाकी बास्केटबॉल कोर्ट में जाती है और बास्केटबॉल बाउंस करते हुए सोचती है कि क्या कोजे की लड़ाई हुई कावरी से, जिस पर उसकी दोस्त कहती है, क्या तुम्हें ये कहते हुए बुरा नहीं लगता? जो सुबाकी समझ नहीं पाती, पर वो फिर आगे बताती है, क्योंकि वो तुम्हारी राइवल है। पर जिसके जवाब में सुबाकी कहती है, हो सकता है, पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई म्यूजिक से जुड़ी हुई तो मैं उसमें कोजे की कोई मदद नहीं कर सकती। और उसे उम्मीद होती कि कोजे खुश होता अगर वो कावरी से मिलने जाता। और जहां आगे सुबाकी की दोस्त उसे कहती है, तुम कोजे को लेकर सीरियस हो, ये दिखाने से तुम मर नहीं जाओगी। जो फिर उसके एफर्ट के बारे में बात करती है जो वो दिखा रही थी, जिसमें उसने काफी मेहनत की ताकि उसके नंबर अच्छे आए और उसका स्कूल कम से कम उस म्यूजिकल स्कूल के पास हो जिसमें कोज एडमिशन लेने की सोच रहा है। जोसन सुबाकी सोच में पड़ जाती है और तभी उसकी दोस्त कहती है, तो तुम इतनी मेहनत किसके लिए कर रही थी? जो सुन सुबाकी शर्मा जाती है, जो आगे घबराते हुए कहती है, तुम जानते हो ना कोजे कोजे वहां अकेले रह नहीं पाएगा। और उसकी दोस्त उसे कहती है, तो तुम उसे साफ साफ ये सब बता क्यों नहीं देती? हाँ, पर सुबाकी के दिल में सच तो ये है कि वो नहीं चाहती कि कोजे ये जगह छोड़कर जाए, जिससे वो घबरा जाती है
और उदास महसूस करती है। जैसा होने पर उसे लगता है कि उसे लड़ना चाहिए कोजे से, और मन ही मन वो कहती है जिस पल कोजे ने कहा था कि वो नहीं जाएगा, उसे मन ही मन काफी राहत महसूस हुई थी, पर साथ ही थोड़ा बुरा भी लगा था। और वो आगे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोजे मुझे उस हालत में देखे, इसलिए मैं हमेशा कूल बनने की कोशिश करती हूँ। पर मुझे याद नहीं जब मुझे इतना बुरा लगा हो, जहाँ सुबह की पहली बार अपने इतने तरह के इमोशंस को महसूस कर पाई थी, जिसे अपने इन सभी इमोशंस का सामना करना है। पर साथ ही कहीं ना कहीं यही प्यार का हिस्सा होता है। खैर, उस सब के बाद कोजे बढ़ता है पियानो क्लासेस की ओर, जिसे हिरोको से मार पड़ती है क्योंकि उसका दिमाग उदासी से घिरा होता है, और हिरोको से आज के दिन की छुट्टी देती है, जो फिर माफी मांगकर वहां से निकल जाता है। और वहां से गुजरते हुए कोजे को देखकर कोजे के स्टूडेंट को कोजे के अंदर अपना बड़ा भाई दिखता है, और वो भी किसी जरूरी काम का बहाना देकर छुट्टी लेकर निकलती है। तो वही रास्ते में कोजे कावरी के हॉस्पिटल के पास से गुजरता है, जिसे अंदर जाने का मन करता है, पर वो खुद को रोकता है और आगे बढ़ जाता है, जिसके पीछे से भागती हुई उसकी स्टूडेंट उसकी ओर आती है और उसे आवाज लगाती है, जो उसके पास पहुंचकर कहती है मैं भी यहीं से जा रही थी और तभी मुझे आप दिखे, जो कोजे की उदासी से भरे चाल से नाराज होती है। जिसके बाद दोनों पार्क में जाते हैं और वो कोजे से अपने जीवन में चल रहे दुख भरी बातें बताती है, जिसकी सिली बातें और एक्साइटमेंट की वजह से कोजे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है, जहाँ शायद उसके स्टूडेंट का यही मोटिव था। जिस पर कोजे उसे थैंक्स कहता है और उससे माफी मांगता है कि उसके वजह से उसे टेंशन हुई, जिसके कॉम्प्लीमेंट से वो काफी नर्वस हो जाती है और मन ही मन कहती है एक कमजोर दुश्मन का सामना करने में क्या ही फायदा। और याद करते अपने भाई के बातों को, जिसमें वो कोजे की बातें करते हुए नहीं थकता था कि वो कितना कमाल का था। उसने हर एक नोट एकदम ऐसे बजाया जिसकी कोई तुलना ही नहीं थी, बिना पल के झपकाए इतने कमाल के तरीके से उसने पियानो बजाया जैसे वो कोई गनमैन हो या कोई रोबोट जिसका दिल स्टील से बना हो, किसी हीरो की तरह, जो आज उसी भाई को देखती है निराशा से भरे हुए, जिसका पियानो बजाने का मन ही नहीं करता, और कैसे वो उसका हौसला बढ़ाए। और शायद इसलिए ही वो कोजे से बदला लेने आई है, जिस वजह से वो मन ही मन सोचती है कि कोजे को उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। जहाँ के कोजे किसी का नाम लेते हुए कहता है कि वो एक कमाल का परफॉर्मर बनेगा, और कोजे को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब भी आप किसी और के लिए दोनों को छेड़ते हैं तो वो तुम्हारे अंदाजे से भी काफी कमाल की चीज होती है। जिसके दिमाग में दोबारा कावरे की बातें चलती है कि तुम पियानो किसके लिए बजाते हो, और वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि तुमने भी तो पियानो किसी और के लिए बजाना शुरू किया था ना। और इस तरह की परफॉर्मेंस हमेशा कमाल की होती है जब तुम अपनी धुनों को बाकी लोगों के साथ साझा कर पाते हो, और जब तुम्हारी ऑडियंस का और तुम्हारा दिल जुड़ जाता है तो वो संगीत बिना कहे काफी कुछ कह जाता है, जो फिर कोजे के पहले के पियानो बजाने के एग्जाम्पल को समझ पाती है। खैर, जब दोनों की दोस्त थी और कोजे को मोटिवेट होती हुई हीरो को भी देख पाती है, जहाँ अपने घर की ओर जाते हुए अचानक से कोजे को रावेल की धुनें सुनाई देती है, जिससे उसे कावरी की याद आने लगती है, और वो अपने कानों को ढककर उसे ना सुनने की कोशिश करते हुए घर की ओर भागता है, जिसकी यादों में कावरी की बातें काफी हद तक उसे उसकी मॉम की याद दिलाती है, जो अपने दुख को छुपाते हुए बस मुस्कुरा रही थी। और उस सब के बाद अगले दिन वातारी कोजे को मिलता है, जो उससे कहता है हे, हम लोग कावरी से मिलने जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे। पर कोजे उसे उसके बिना जाने के लिए कहता है, जिस पर वातारी उसे साथ जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर फिर वो कोजे का कोई भी रिएक्शन ना देखकर उसे कहता है इतने निर्दय मत बनो, क्या तुम भूल गए कावरी ने तुम्हारी कितनी मदद की थी, और अब तुम भाग क्यों रहे हो। जिस पर भी कोजे कुछ नहीं कहता, जिसके बाद वातारी उसे एक झटके से अपनी ओर मोड़ता है, पर कोजे का शरीर काफी ढीला पड़ा हुआ था, जो उस हल्के से जोर से वहां बैठ जाता है। जो सब देख वातारी को कोजे की चिंता होती है, पर कोजे वहां बैठा हुआ सिर्फ वही सोचता है जो उसने देखा, जिसे कावरी में उसकी मॉम दिखाई देती है। जो सब कहीं ना कहीं कावरी भी समझ पाई थी, और उसने कोजे को कहा था अच्छा होता अगर हम कभी मिलते ही ना, है ना, क्योंकि कावरी शायद उसे किसी की याद दिला रही है, जिस बारे में कोजे ने उससे उस समय कुछ भी नहीं कहा था, पर फिर भी वो समझ गई थी। जो सब बताते हुए कोजे रोना शुरू कर देता है, और इसलिए कोजे उससे मिलने नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे वहाँ कैसे रिएक्ट करना है। जिसे फिर वातारी समझाता है देखो कोजे, ये सिर्फ मेरा मानना है, मुझे लगता है कि तुम्हें कावरी से मिलने जाना चाहिए। और आगे वो कहता है मेरा मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ कावरी के लिए, अगर वो मेरे साथ ठीक हो, और अगर ये उस लड़की के लिए हो जिसे मैं पसंद करता हूँ तो मैं गंदा पानी भी पी सकता हूँ, और वो भी बिना एक बार भी सोचे। पर वातारी आगे कहता है पर तुम्हें पता है शायद मैं वो नहीं हूँ जो कावरी को पसंद है, ये उसका खुद का एक तरीका है, या उसे एक कंधा चाहिए जिसका वो सहारा ले सके, और जब भी उसे ऐसा कोई कंधा चाहिए होता है वो मुझे नहीं तुम्हें ढूंढती है। जिस पल कोजे को कावरी की कही हुई हर एक बात याद आती है, जिस भी समय उसने उसे याद किया है, और जो भी उस समय बजा रही हो, जैसे कॉन्सर्ट के दौरान उसका पियानिस्ट बनने के लिए वो रो पड़ी थी,
प्लीज मुझे सपोर्ट करो, मैं इस पल अपना दिल हारने ही वाली हूँ। जोसेफ याद करता हुआ रोता हुआ कोजे सिर्फ इतना कह पाता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे उसके सामने क्या कहना है। जोसन वातारी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, तुम उस समय समझ जाओगे जैसे तुम उसके पास पहुंचोगे। पर कोजे कहता है, नहीं, ये मेरे लिए मुश्किल है। पर वातारी का जवाब होता है, मुश्किल है या नहीं वो तुम उसके ऊपर छोड़ दो। और जिसके अगले पल हम देख पाते हैं कोजे के साथ काओरी को, जहाँ काओरी को उम्मीद थी कि कोजे दोबारा नहीं आएगा, पर कोजे यहाँ अपना वादा निभाने आया है उसकी मनपसंद मिठाई लेकर। और फिर काओरी उससे पूछती है, तुम पियानो की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, और आज स्कूल में क्या क्या हुआ। जिस पर कोजे कहता है, हर रोज की तरह। और आगे काओरी पूछती है, बाकी सब कैसे हैं। और कोजे कहता है, सब ठीक है। पर काओरी कोजे के डीले रिस्पॉन्स को देख काफी चिढ़ जाती है और कहती है, तुम्हें यहाँ आने का मन भी था या नहीं। और कोजे भी एकदम से चिल्ला के बोल पड़ता है, हाँ मेरा मन था। और आगे वो कहता है, हाँ मेरा मन था, पर मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे क्या कहना है। और आगे काओरी का जवाब होता है, जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, तुम सब कुछ भूल जाना, जैसे सब कुछ फिर से रीसेट हो गया हो। रीसेट बटन समझते हो ना। पर जहाँ असल जिंदगी में कोई रीसेट बटन नहीं होता, कोई अंडू नहीं होता। पर काओरी फिर भी उसको वो सब समझाने की कोशिश करती है। पर कोजे को वो सब सुन पुरानी बातें याद आने लगती है, जिस समय काओरी ने उससे पूछा था, क्या तुम मुझे भूल जाओगे। जहाँ काओरी अब भी रीसेट बटन के बारे में बात करती है और कहती है, तुम्हारा दिल फिर से हल्का हो जाएगा। जो सब सुन कोजे काफी हैरान होता है। जहाँ काओरी आगे कहती है, वैसे भी क्या मतलब है पुरानी बातें याद करने का, इसका कोई मतलब नहीं होगा अगर कोई वॉयलिनिस्ट अपनी बो दोबारा ना पकड़ पाए। जो सब कहते हुए काओरी की आंखों में भी आंसू होते हैं। पर कोजे समझ नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता कि वो आखिर ये सब क्यों कह रही है। और अगर उसे सब कहना ही था तो इतनी मेहनत क्यों की उसने कोजे के पीछे, क्यों उससे इतनी मेहनत करवाई ताकि वो उसका अकम्पनिस्ट बन सके, पियानो कंपटीशन में जाए और ऐसा नज़ारा देखे उसके साथ जो वो कभी बुला ना पाए। और जैसे स्ट्रेस में आके कोजे वो सारे कैनेले खाने लग जाता है। जो देख काओरी कैनेले खाने की इच्छा दिखाकर उदास हो जाती है। पर कोजे कहता है, तुम जैसे लूजर के लिए ये कहने बिल्कुल नहीं है। और इसी तरह की बातों को लेकर दोनों के बीच में बहस होनी शुरू होती है। और वहाँ फिर से वही होता है जो पहले भी हुआ था, जिसके बाद काओरी खिलखिलाकर हंस पड़ती है और कोसे बाहर जाकर नर्स से माफी मांगता है। और घर की ओर जाते हुए उन कैनेले की कड़वाहट को याद करता हुआ वो ये भी महसूस कर पाता है कि वो अंदर ही अंदर उदास महसूस कर रहा है, क्योंकि काओरी ने उसके लिए काफी कुछ किया है। क्या ऐसा कुछ नहीं है जो वो इस पल उसके लिए कर सके। और तभी कोजे को वातारी की बातें याद आती है, साथ ही अपने स्टूडेंट की बातें भी याद आती है, जो बस चाहती है कि जिसको वो एडमायर कर रही है वो भी उसे नोटिस करे। और जिन सब बातों को सोचता हुआ कोजे कंक्लूजन निकालता है कि उसको भी कल्चरल फेस्टिवल में परफॉर्म करना है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा विनती करता है। और वो मान जाती है क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं उसके मंसूबे भी पूरे हो सकते हैं। जो इस पर सिर्फ ये कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, तो ऐसा कुछ करना भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। जो सुन कोजे उसका शुक्रिया अदा करता है। पर वो लोग बजाएंगे क्या, जिसकी प्लानिंग कोजे कर लेता है। और उसके स्टूडेंट सारे कामों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर पूरा ध्यान देती है उस चीज़ को सीखने में और अपनी परफॉर्मेंस को यादगार बनाने में, जो खैर कोजे की एक्यूरेसी को भी देख पाती है। जिस टेंशन को लेकर वो खाना भी नहीं खाती और अब भी वो गलत नोट बजाने पर टेंशन में आ जाती है। जहाँ भले एक गलती हो जाए उसे वो फ्लो नहीं तोड़ना, उसे उस फ्लो के साथ ही बढ़ते रहना चाहिए। जो इस पल भी काफ़ी नर्वस होती है और अपने दोस्तों के बारे में याद करती है और स्कूल के बाकी लोगों के बारे में भी जो उसको मोटिवेट कर रहे थे इस साल की परफॉर्मेंस के लिए। जिस सबसे स्ट्रेस्ड होकर वो रोना शुरू कर देती है, जिसके साथ ही कल्चरल फेस्टिवल का दिन और नज़दीक आता चला जाता है और उसकी चिंता और भी बढ़ना शुरू हो जाती है। जो बस ये सोचती है, अब ये बाकी बचे 4 दिन मैं कैसे निकालूंगी। जिस स्ट्रेस के साथ वो रोते हुए बाथरूम की ओर भागती है और उसमें भी कहीं ना कहीं कोजे की झलक दिखाई देती है, जो एक समय काफ़ी घबरा चुका था जब उसे कोई भी म्यूजिकल नोट सुनाई नहीं दे रहे थे, जिससे हिरोको को और टेंशन होती है क्योंकि ये फिर से पहले जैसा ही कुछ हुआ। वो फिर से एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर नाकामयाब हुई। पर वो उसके डर को देखते हुए समझाती है उसको, सब डरते हैं, तुम ही नहीं, मैं भी डरती हूँ, कोजे भी डरता है और तुम्हारा भाई भी डरता ही होगा, क्योंकि उन्हें अपनी सारी स्किल्स एक कंपटीशन के दौरान ही दिखानी पड़ती है, जहाँ उनकी सालों की मेहनत बस कुछ चंद मिनटों में ही परखी जाती है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर हम सबको उसे गुजरना पड़ता है। जिस पर वो हिरोको से पूछती है, तो आप अब भी पियानिस्ट क्यों हो। जिस पर वो बताती है, जैसे ये फेज पार होगा तुम परफॉर्मेंस ख़त्म करोगी, सारी चिंता, सारी टेंशन, सब कुछ तुम भूल चुकी होगी और लोगों के रिएक्शन से तुम समझ पाओगी कि तुम्हारी जो मेहनत थी वो आखिरकार रंग लाई, जब तुम्हारे संगीत और लोगों के जज्बात एक होंगे, जैसे कुछ कोजे ने उसे कहा था। पर उसके बाद भी कुछ ना कुछ सोच रही होती है, जिस पर उसे हिरोको चौक सबमिशन मूव से जकड़ लेती है, जो उसे समझाते कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह स्टेज पर है,
तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुमने काफ़ी प्रैक्टिस की है। पियानो की प्रैक्टिस करते हुए तुमने उसमें अपना सब कुछ झोंक दिया है और तुम वही चमक दूसरों को दिखाने से घबरा रही हो और आगे हीरो को उसे अपना पूरा पूरा सपोर्ट देते हुए उसका मोरल बढ़ाती है। और फिर हम बढ़ते परफॉर्मेंस वाले दिन की ओर, जिसके लिए उस स्कूल में कोजे अपने दोस्तों को भी इनवाइट करता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी होती है। और उसकी शुरुआत हम देख पाते हैं स्टफ टॉय के कपड़े पहने हुए कुछ लोगों को म्यूजिक बजाते हुए। और अगर वही हम बढ़े बैक स्टेज पर, तो वह नागी काफ़ी नर्वस होती है, जिसे देख कोजे उसे उसका हाथ रिलैक्स करने के लिए कहती है। पर साथ ही वो भी देख पाते हैं कि कोजे भी नर्वस है, जिसके हाथ काँप रहे हैं। और उसे हीरो की बात याद आती है कि हम सभी नर्वस होते हैं। जो पूछती है मैं ही नहीं, तुम भी नर्वस हो ना? जिस पर कोजे कहता है मेरे एक दोस्त ने कहा था तुम अपने परफॉर्मेंस में अपना सब कुछ झोंक दो, जैसे जैसे तुम्हारा आखिरी मौका हो। जिस पर वो कहती है मैं सिर्फ अभी 13 साल की हूँ। पर कोजे समझाता है हाँ अभी तुम सिर्फ 13 साल की हो, पर तुम सबको ये दिखाओ कि तुम्हारी ये 13 साल की जिंदगी सबके दिलों में छप जाए। और जिसके साथ ही उनकी परफॉर्मेंस की बारी आती है और ये परफॉर्मेंस लाइव सुन पा रही है काओरी फोन कॉल के साथ। तो अब तक के सफर में कोजे अपने स्टूडेंट और अपने दिल के डर को भगाने के लिए अपने स्टूडेंट के साथ उसके परफॉर्मेंस का हिस्सा बनता है। जिस परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हुए हम कुछ फ्लैशबैक्स को देख पाते हैं, जहां वो ये तय कर रहे थे कि उन्हें क्या परफॉर्म करना है। जिस पर कोजे का जवाब होता है उसके एक अजीब दोस्त अपनी हिम्मत खो चुकी है, जहां कोजे उसे जगाना चाहता है। जो सुन उसके स्टूडेंट महसूस कर पाती है कि कुछ तो बदलने वाला है। जिसके साथ वो मंच पर आगे बढ़ते हैं और उस शांत पड़े मंच पर सबका ध्यान जाता है कोजे पर, जहां किसी को भी उसके यहाँ होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। साथ ही इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि वो साथ बजाएगा अपने राइवल की बहन के। जहां फिर आगे वो दोनों अपनी जगह लेते हैं और परफॉर्मेंस शुरू करते हैं, जिस परफॉर्मेंस को दोनों साथ में काफ़ी सहजता से आगे बढ़ा रहे थे। जहां कोजे के स्टूडेंट यानी नागी काफ़ी तक खुश थे कि उसने वो नोट भी बजा लिए जिन्हें बजाने में उसे काफ़ी मुश्किल हो रही थी या डर था। और बाकी लोग भी नागी की परफॉर्मेंस को देखकर काफ़ी तक हैरान होते कि नागी ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। और ये परफॉर्मेंस सबको शांत होकर उस परफॉर्मेंस की ओर देखने पर मजबूर कर देता है। साथ ही नागी का सारा डर भी अब खत्म हो चुका है। उसे परफॉर्मेंस के दौरान जिन बातों का डर हुआ करता था अब वो उसके दिमाग से निकल चुके हैं। पर क्या कोजे के साथ सब कुछ ठीक है? क्या उसे अब भी पियानो की धुनें सुनाई दे रही है? जहाँ वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, पर वो पियानो की धुनों को अब भी सुन सकता है। जो सभी बातें उसे फोकस करने नहीं देती, वो कुछ अलग करना चाहता है, वो इस धुन को बदलना चाहता है। जिसके साथ ही कोजे पियानो की धुनों को बदल देता है, जिसकी धुन सुनते ही वहाँ बैठे लोग अचानक से चौंक जाते हैं, क्योंकि ये धुन बिल्कुल भी पहले जैसी अच्छी नहीं थी। जो धुन अब बदल चुकी है, जिससे नागी एकदम से घबरा जाती है कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए। और कोजे आखिर सोच क्या रहा है, वो तो यहाँ मुझे सपोर्ट करने आया था ना, अभी सारा जोर उल्टा मुझ पर क्यों आ रहा है? जिसे इस पर लगता कि कोजे धोखेबाज था, उसने झूठ कहा, प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो भी धुन यहाँ बज रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हर तरफ से बेसुरी है। जहाँ कोजे बेस प्ले कर रहा है, जिससे सारी मेलेडी गायब होती दिखाई दे रही है। पर क्या कोजे फिर से दोनों को नहीं सुन पा रहा? तो इस बार ऐसा नहीं होता। इस बार ये सबक होता है नागी के लिए कि क्या वो कोजे को अपनी धुनों को बर्बाद करने देगी। जिस पर वो भी जवाबी हमला करना शुरू करती है और धुनों को अपने हिसाब से इस तरह मोड़ती है कि वो कोजे के बेस के साथ अलाइन हो जाती है और वो धुनें फिर से सुरमई हो जाती है, जो कहीं ना कहीं अरीमा के होने पर नागी के अस्तित्व को डोमिनेट नहीं करता। उल्टा वो ये दिखाता है कि नागी ने भी काफ़ी इम्प्रूव किया है और वो कोजे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी की धुनों को ललकार सकती है। और ये सब कुछ दूर बैठे एक लड़की भी सुन पाती है। और नागी ने इस पूरी परफॉर्मेंस में अपना जोर बढ़ा दिया है, जो कोजे को मनमानी करने बिल्कुल नहीं देगी। जहाँ नागी वो नहीं बजा रही जो उसने प्रैक्टिस की थी, या उसे पता है वो बजा रही है जो उसने अब तक सीखा है, जो वो समझ पा रही है कोजे के अभी के व्यवहार को देखकर कि वो किन दोनों की ओर और कैसे बढ़ रहा है। जो अब ये महसूस कर पाती है कि उसकी सारी मेहनत आखिरकार रंग ला रही है। जो अपने ग्रोथ के साथ साथ अरीमा के बारे में भी याद कर पाती है, जिसे उसका भाई एक पावरफुल रोबोट की तरह मानता था। पर वो समझती है कि अरीमा कोई रोबोट नहीं, उसका दिल स्टील से या पत्थर से नहीं बना, वो भी चीज़ों को समझता है। और वो उसके साथ बिताए सभी पलों को याद करती है, जहाँ उसने काफ़ी कुछ जाना और काफ़ी कुछ सीखा भी। और वहाँ मौजूद एक शख्स समझ पाता है कि आखिर कोजे कर क्या रहा है। वो बेस लाइन को समझता है, साथ ही अपने पार्टनर को भी काफ़ी अच्छे से समझता है। वो उसे अलग अलग धुनों की तरफ गाइड कर रहा है और सिखा रहा है। और ये जो भी धुन बज रही है, ये वॉल्स
हो सकती है, पर सिर्फ इनकी इनकी रचाई हुई वॉल्ट्स। और हाँ, शुरुआत में नागी ने पियानो अपने भाई के अटेंशन पाने के लिए सीखा था, पर जब वो आगे बढ़ी वो काफ़ी कुछ इसमें डूब गई। उसने भी खाना पीना छोड़कर खुद को पियानो बजाने में झोंक दिया, और वो समझ पाए कि उसका भाई भी आखिर शायद ऐसा ही कुछ महसूस करता होगा। और फिर उसके दिमाग में कोजे की बात चलती है कि तुम आखिर पियानो किसके लिए बजा रही हो। और इस पल वो भी रुक नहीं पाती, और उसके धुनों में एक अलग ही तेज़ी और एक अलग ही चमक आ जाती है। और इस बार ये धुनें वो जीतने के लिए या बजाने के लिए नहीं बजाती, वो अपना मैसेज अपने भाई तक पहुंचाने के लिए शुरू करती है, जहां वो उसका भाई उसका हीरो है। साथ ही कोजे के दिमाग में भी एक पल के लिए कावरी आती है, जो मैसेज कहीं ना कहीं उसके भाई तक पहुंचना शुरू होता है। और इस पल तक नागी काफ़ी तक थक चुकी है, पर पता नहीं क्यों वो फिर भी बजाना चाहती है। उसे एक अलग ही खुशी मिलती है, जहाँ ये धुनें कावरी तक भी पहुंचती है, जो गिरने का डर अपने दिमाग से निकालकर अपने पैर पर खड़ी होकर अपने हाथ हवा में फेरती है, जैसे उसने अपने हाथ में एक वॉयलिन पकड़ा हो। जहाँ नागी मनी मन कोजे से पूछ लेती है कि आपकी धुनें रंग बिरंगी और खूबसूरत क्यों लगती है। जिन धुनों को सुनकर उसे अपने आंसू रोकने पड़ते हैं। जिस परफॉर्मेंस के एंड के साथ कावरी अपने वॉयलिन को छोड़ती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और स्टेज पर नागी अपने सारे डर, गुस्से और निराशा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती है, जिसके साथ उसने एक शानदार परफॉर्मेंस को अंजाम दिया। पर आखिर में नागी का सवाल आरिमा से सिर्फ यही होता है कि क्या हो ये मैसेज उस तक पहुंच पाया होगा। आरिमा को उम्मीद होती है कि पहुंचा होगा, और क्या आरिमा भी उसे वेकअप कॉल दे पाया होगा, जिस पर आरिमा का जवाब होता है लगता तो है। और जहाँ स्टेज के पीछे नागी के दोस्त उसके पास आते हैं रोते हुए, जो उसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी सारे जज्बात महसूस कर पाए, पर वो उसको खुलकर नहीं कहना चाहते। और फिर आगे हीरो को आरिमा से पूछती है कि क्या तुमने कुछ महसूस किया, क्या म्यूज़िक मज़ेदार नहीं होता। और फिर बताती है किसी को प्रोग्रेस करते हुए देखने की एक अलग ही खुशी होती है। और कोजे भी समझ पाता है कि आखिर क्यों हिरोको ने उसको ट्रेन करने के लिए कहा। पर यह सब सिर्फ तूफान के आने से पहले की शांति होती है, जहाँ तभी ताकेशी पहुँचता है, जो कि नागी का बड़ा भाई है, जिस बारे में कोजे को अभी पता चला है। जहाँ ताकेशी काफ़ी नाराज़ है क्योंकि उसने उसके बहन के साथ परफॉर्म किया, और किस नज़र से देख रहा है वो उसकी बहन को, इस सब को लेकर काफ़ी चिंतित होता है। जिसके इतना जोर देने पर आरिमा के ऊपर उसे बचाने आती है नागी, और समझाते कि आरिमा ने उसे काफ़ी कुछ सिखाया, उसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस दिए, जिसका कोई दूसरा मतलब ही ले लेता है ताकेशी, जिससे उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो वहाँ से भागना शुरू करता है। साथ ही दिसंबर में आने वाले पियानो कंपटीशन के लिए ललकार देके जाता है वो आरिमा को, जहाँ नागी अपने भाई को वहाँ से जाता हुआ देखकर वहीं बचपन वाला अपना भाई याद करती है, जैसा वो अपने भाई को फिर से देखना चाहती थी। और वो समझ पाती कि उसकी फीलिंग का 10वां या 100वां हिस्सा ही सही शायद कुछ तो पहुंचा उसके भाई तक। पर फिर भी सवाल होता है कि क्या सच में उसका म्यूजिक उस तक पहुंचा। जिस पर कोजो उसके सर पर हाथ रखकर कहता है तुमने एक कमाल का काम किया। और इसके साथ ही नागी के आंसू निकल पड़ते हैं, और वो इस सब के लिए शुक्रिया अदा करती है कोजे का। और कहानी में आगे नागी के स्कूल का लड़का, जिसे आपने वॉयलिन कंपटीशन के दौरान देखा होगा, वो पहुंचता है नागी के पास, उससे पूछता हुआ आरिमा के बारे में कि क्या वो जानता आरिमा के बारे में, जिससे नागी भी चिढ़ जाती है कि तुम ऐसा मत दिखाओ कि तुम आरिमा को जानते हो। और वो आगे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास आरिमा का नंबर है, जिस पर नागी उसे चिढ़ाते हुए कहती है हाँ उसका नंबर भी है, और कल हमने जो टाकियाकी खाया था वो काफ़ी टेस्टी था। जो सुन उसकी आत्मा बाहर निकल आती है, और वो वहाँ से रोता हुआ निकलता है, क्योंकि ये भी काफ़ी तक इंस्पायर्ड है आरिमा से, जो बात नागी नहीं समझ पाती। पर कर आगे हॉस्पिटल में काओरी कुछ बच्चों के साथ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाती है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, जिस दौरान कोजे वहाँ पहुँचता है, जिससे वहाँ मौजूद बच्चे पूछते हैं काओरी से कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर काओरी का जवाब होता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बस एक गधा है। जहाँ बच्चे भी उसे ये बोलकर छेड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कोजे चिढ़ जाता है। पर घर आगे काओरी उसे वो धुन सुनाती है जो कि उसने बजाई थी, जिन पियानो के धुनों में वो जगह खाली थी जिसमें वॉयलिनिस्ट की ज़रूरत हो, जिससे काओरी थोड़ी चिड़ी होती है कि उसने दोबारा उसे वॉयलिन बजाने की याद दिला दी। जहाँ आगे कोजे कहता है कि मैं ये नहीं ढूंढ पा रहा कि ये सब कैसे ख़त्म होगा, जिस पर काओरी उसे निर्दयी कहती है। जहाँ कोजे उसे याद दिलाता है उनके साथ बिताए पल, जिसमें शॉपिंग के दौरान सारे बैग उसने पकड़े थे, और वो जब भी कुछ होता वो सारी बातें
कोजे को बताया करती। वो उसके सामने चलती और कोजे उसके पीछे पीछे, जहाँ कोजे को सिर्फ ये याद है कि काओरी आगे चलती और उसे फॉलो करना पड़ता। कोजे ने हमेशा उसे पीछे खड़े होकर ही देखा है और कोजे आगे कहता है जिस सबके साथ वो आगे कहता है कि वो नहीं जान पाएगा कि उन दोनों का सफ़र साथ में कैसे ख़त्म होगा। वो तो हमेशा सिर्फ उसको फॉलो करता रहेगा, जिसके बदले कोजे उससे एक मौका मांगता है, एक मौका फिर से उसके साथ खड़े होने का, और रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ मेरे साथ एक बार और फिर से परफॉर्म करो। जिस पर काओरी कहती है लेकिन, और कोजे उसकी बात काटते हुए कहता है तुम कोई राजकुमारी नहीं, तुम एक बेकरी ओनर की बेटी हो जिसे कैनोले काफ़ी पसंद है, तुम किसी कहानी की हीरोइन भी नहीं हो। जिस पर कोजे कहता है कि वो फिर से कभी रेवेल नहीं बजा पाएगा और रिक्वेस्ट करता है काओरी से उसके साथ फिर से एक बार और परफॉर्म करने के लिए, और आगे कहता है क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम वो बुला पाओगी। जो सब सुन वो कोजे को फिर से निर्दयी कहती है, जिस पर कोजे सिर्फ ये कहता है कि तुम जानती हो कि मैं गधा हूँ। जिस पर काओरी अपने मन में सोचती है कि हवा ठंडी और सूखी हुई थी, धुले हुए चादर हवा से लहर रहे थे और मेरे सामने एक निर्दयी लड़का जो मुझे कह रहा है अपने सपनों को फिर से जियो। जहाँ काओरी संतुष्ट थी कि उसके सपने लगभग पूरे हो चुके हैं और वो मान चुकी थी कि ये सब काफ़ी है, और फिर तुम आए इस ठहरे हुए जज्बात को फिर से हलचल में लाने के लिए, जिसके बाद शायद काओरी रो पड़ती है। जो देख वहाँ बच्चे उसकी वजह कोजे को समझकर उसे पीटना शुरू करते हैं। जो देख काओरी फिर से हंसना शुरू कर देती है और मनी मन सोचती है मैं काफ़ी लालची हूँ तो मैं फिर से अपने सपनों को जीऊँगी, एक सपना जिसमें हम दोनों ही साथ मिलकर दोनों को छेड़ेंगे। और इस सब के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। जानता हूँ काफ़ी समय बाद एपिसोड आया, पर आगे जो भी होने वाला है उसकी उम्मीद शायद आपने भी ना की हो, पर कम से कम इस वीडियो को 100 लाइक कर दीजिए ताकि मुझे ये मोटिवेशन आगे वीडियो बनाने के लिए। और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।